में आपका स्वागत है। आज देखेंगे मैथ का अगला प्रैक्टिस सेट। और आप लोग को जहाँ भी समझ में ना आए आप लोग कमेंट करिए कि हाँ हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। और 10वीं बोर्ड का भी मतलब वीडियो हम चालू करने जा रहे हैं। 10वीं बोर्ड का मैथ जो है उसका पूरा मैथ बना करके आपको मैं सफलता एकेडमी चैनल पर डालूँगा। आप लोग उसको देखें और आगे अपना सफलता प्राप्त करें। देखें, पहला सवाल क्या कहता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5% का मान 3 के बराबर है। तो देखिए कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जैसे माना कि जो संख्या है x। अब x का 5% 3 के बराबर है, यानी प्रश्न से कह रहा है कि संख्या जैसे मान लिए x का 5% जो है 5% जो है वो 3 के बराबर है। अब 3 के बराबर तो x का जो मान निकालेंगे वही आंसर हो जाएगा। यानी x गुना 5/100 लिख देंगे, बराबर कितना है 3। 5 20 100। अब क्या हो गया x बराबर का 3 से 20 में गुना हो जाएगा, 3 गुने 20, यानी x बराबर क्या हो गया ये 20 या 60। तो 60 देखिए c है, तो यही c वाला आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल क्या कहता है, किसी शहर में 53% हिंदू हैं, 53% हिंदू है, 39% मुसलमान हैं एवं शेष 1256 अन्य धर्मावलंबी हैं। तो बताइए शहर में कितने हिंदू हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, आप सबसे पहले लिखेंगे हिंदू कितना है, हिंदू है 53%। ठीक है, लिख दिए 53%, तो 53% हिंदू हो गया। अब उसके बाद देखिए मुसलमान कितना है, मुसलमान है 39%। अब देखिए तो आप जब 53 और 39 तो शेष कितना होना चाहिए, शेष अन्य धर्मावलंबी जो है, जो अन्य धर्म को मानने वाले हैं, शेष अन्य धर्मावलंबी कितने हैं जो हैं। अब यही देखिए कि प्रतिशत का मान होता है 100, लेकिन आपको 100 में से 53 हिंदू है 53% और 39% मुसलमान है। तो 53% जो है 53% और प्लस 39% ये जोड़ के घटा दीजिए 100 में से, तो अन्य धर्मावलंबी पता चलेंगे। आप देखिए 100 में से ये घटा कर 9 3 12 5 3 8 और 1 9, यानी मान लीजिए 92 में से 100 में से 92 घट गया तो 8%। मतलब अन्य धर्म मानने वाले जो कुल जनसंख्या का मतलब 8% अन्य धर्मावलंबी मानते हैं। लेकिन यहाँ बस कहता है कि नहीं, अन्य धर्मावलंबी 1256 मानते हैं। तो पहले कुल जनसंख्या मान लीजिए, जैसे प्रश्न से कहता का है, प्रश्न से मान लीजिए कुल जनसंख्या जैसे है कुल, ठीक है, कुल जनसंख्या का 8%, कुल जनसंख्या का 8% अन्य धर्मावलंबी थे, और अन्य धर्मावलंबी कितना है 1256। तो अब यहाँ पास देखेंगे कि कुल जनसंख्या का मान लीजिए, कुल जनसंख्या मान लिए x है, तो कुल जनसंख्या x मान लिए x का मैंने गुना 8 बटा का हो गया ये 100, बराबर कितना है 1256। अब देखिए 8 से इसको काट दीजिएगा, 8 है कम 8 4 बचा, 8 बचे 40, 8 8 7 56, यानी x बराबर का 100 से इधर गुना हो गया, तो 157 गुणे 100 मतलब कितना आ गया 157 पर 00 की कुल जनसंख्या आ गया। अब आपको कह रहा है, पूछ रहा है यहाँ सवाल में, तो बताइए शहर में कितने हिंदू हैं। ये पूछ रहा था बताइए शहर में कितने हिंदू हैं। तो अब हिंदू आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पास हिंदू पता कैसे चलेंगे, कुल जनसंख्या का कितना 53% हिंदू थे, तो यहाँ लिख दीजिए। तो हिंदू कितना हो जाएंगे आपको 100 कितना है 15,700 का कितना 53%, ठीक है, हिंदू हो गए। तो 15,700
15,700 गुना 53/100। ठीक है, 00 से 00 काट दीजिए। अब आपको कितना आ गया? अब आ गया कितना आपको? अब आपको आ गया 157 गुना 53। और 157 गुना 53 करके देखिएगा। 157 गुना 53, 157 गुना 53 यानी 157 गुना 53 करिएगा तो आपको 70 21 मतलब 8321, 8321 आएगा, यानी ए वाला आंसर आएगा। 8321 यानी ए वाला आंसर आएगा। देख लीजिए तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल क्या कहता है? लगातार प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए आपको विषम संख्या का पहले योग के लिए सूत्र बताए थे हम। देखिए यहाँ योग के लिए पहले सूत्र देखिए हम बताए थे कि विषम संख्या अगर रहे, विषम संख्या के मतलब प्रथम विषम संख्या का योग जो होता है, संख्याओं का योग जो होता है, उसके लिए हम सूत्र बताए थे का n²। ठीक है, और प्राकृत संख्या जो होता है, प्राकृत संख्या, इसके लिए सूत्र बताए थे। प्राकृत संख्याओं का जो है, संख्याओं का योग जो बताए थे, संख्याओं का योग के लिए जो सूत्र बताए थे n × n+1/2। ठीक है, और उसके बाद सम संख्या के लिए सूत्र बताए थे। सम संख्या के लिए सूत्र क्या बताए थे? n × n+1, इस तरह से बताए थे सम संख्या का योग का सूत्र। अब इसमें क्या है? विषम संख्या है तो विषम संख्याओं का योग का सूत्र देखिए यहाँ n के जगह 11 रहेगा। n का काम जो काम करेगा 11, मैंने 11 क्यों? क्योंकि 11 विषम संख्याओं के बारे में कहा लगातार प्रथम माने लगातार प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। पहले इसको योग निकालेंगे तो n बराबर 11 मान लिए तो विषम संख्याओं का जो योग होता है, योग का सूत्र बताए थे n² होता है। तो क्या करेंगे? n² का मतलब का 11 के स्क्वायर, मतलब 11 × 11। ठीक है, अब उसके बाद आपको इसमें का औसत बराबर आप लोग भी जानते होंगे, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। अब यहाँ पास क्या कहेंगे? अंकों का योग कितना? 11 × 11 आया, और कितनी संख्या था? 11 बटा 11 कर देंगे, 11 से 11 कट जाएगा मतलब 11। तो बी वाला आंसर हो जाएगा आपको। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए इस प्रकार के रहे तो याद रखिएगा, बोर्ड मास के हम सूत्र बताए थे कि बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, लेकिन एक होता है भी बोर्ड मास जिसमें कहते हैं बार। पहले ये ऊपर जो रहता है उसका पहले काम करेंगे। तो यहाँ हल करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? 7 माइनस इसको बड़ी कोष्ठ 5 घटाओ मंझली कोष्ठ 6 घटाओ फिर क्या है 5 छोटी कोष्ठ 5 माइनस, अब यहाँ घटाओ का चिन्ह देने के बाद क्या है? इसका काम करें, 4 में से 3 घटेगा, 1 बच गया। फिर छोटी कोष्ठ मंझली कोष्ठ, उसके बाद बड़ी कोष्ठ, उसके बाद क्या करेंगे? 7 घटाओ बड़ी कोष्ठ 5 घटाओ मंझली कोष्ठ। अब देखिए 6, अब इस पहले छोटी कोष्ठ का काम करेंगे, उसके बाद मंझली, उसके बाद बड़ी कोष्ठ का। तो 5 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा? 4 मंझली कोष्ठ, उसके बाद बड़ी कोष्ठ। आराम से देखिएगा 7, उसके बाद क्या है? बड़ी कोष्ठ 5, मंझली कोष्ठ का काम कीजिए। 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे घटाओ। फिर उसके बाद क्या है? 7 घटाओ 5 में से 2 गया 3। अब यहाँ देखिए 7 में से 3 गया 4, तो 4 जहां भी हो आंसर है, यानी ये वाला आंसर हो। अब देखेंगे पांचवा सवाल क्या कह रहा है कि 1,25,000 रुपया का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।
जबकि ब्याज तिमाही से, देखिए यहाँ देखना जरूरी है, तिमाही संयोजित हो रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ये जो पैसा लग रहा है यानी मूलधन, इसको मानेंगे। मूलधन कितना है, मूलधन 1,25,000 रुपया, 1,25,000 रुपया मूलधन हो गया। उसके बाद दर, प्रतिशत में जो भी रहे वो दर कितना है, 8% है। समय 9 माह, समय क्या है, समय है 9 माह, समय लिख देंगे 9 माह। अब उसके बाद देखिए, जब यहाँ लिखना हो, जब तिमाही संयोजन होता है, जब जो ब्याज जो है, जब ब्याज तिमाही संयोजन हो तो देखिए यहाँ पास इतना जरूर याद रखिएगा, तिमाही का मतलब होता है कि एक साल में कितना तिमाही, एक साल में 4 तिमाही, 3, 6, 9, 12, यानी एक साल में क्या होता है, 4 तिमाही। तो समय 9 माह जो है, तो समय जो है, जो समय 9 माह लिखा हुआ है, समय 9 माह जो है, ये 9 का हो जाएगा, ये तिमाही में बदल जाएगा, यानी तिमाही में का 9 चौके 36, 9 चौके 36, यानी का हो जाएगा, ये 4 से गुना हो जाएगा तिमाही में। और दर का हो जाएगा, दर जो है 8% दिया है, वो का हो जाएगा, ये वार्षिक दर है। तो देखिए वार्षिक दर जब है तो इसमें क्या होता है, 4 से भागा हो जाता है, यानी समय में 4 से गुना और दर में 4 से भाग, 9 चौके 36, यानी 36 माह, 36 माह मतलब 3 वर्ष, 36 माह मतलब 3 वर्ष। अब क्या है, दर 8/4 का मतलब क्या हो गया, यानी 4 दूनी 8, यानी ये क्या हो गया, 2% हो गया। अब इस पर हम निकालेंगे, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, लेकिन सबसे पहले हम क्या निकालें, मिश्रधन। मिश्रधन को क्या बोलते हैं, ए बराबर का सूत्र होता है P × 1 + R/100 के पावर n, ठीक है। उसके बाद क्या है, P कितना है, P है 1,25,000, 1,25,000 × 1 + दर कितना है, 2/100 के पावर, समय कितना, समय 3 बैठाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब देखिए, अब इसको कैसे करेंगे, इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 50 दूनी 100, यानी यहाँ पास क्या आ गया आपको, 1,25,000, 1,25,000 गुना, देखिए 50, तो यहाँ लिखेंगे 1 + 1/50 के पावर कितना हो गया, 3, ठीक है। उसके बाद 1,25,000, 50 एकम 50 और 1 51, 50 एकम 50 और 1 51, यानी 51/50 के पावर का हो गया 3। अब इसी को क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे, यानी आपको 1,25,000 गुना 51/50, 51/50, 51/50, यानी 3 बार लिख देंगे। तो देखिए ये पूरा से पूरा ये कट जाएगा यहाँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद बचेगा 51 गुने 51, 51 गुने 51 गुने 51, ठीक है। अब 51 गुने 51 गुने 51 3 बार गुना करेंगे, 51। अब क्या आया, 51 गुना किए तो 1,32,651, ये तो आया आपको मिश्रधन, ये मिश्रधन आया है। लेकिन ज्ञात करना आपको चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब CI का है। मिश्रधन में से क्या हो जाएगा, मिश्रधन में से मूलधन घट जाएगा, माने A - P। अब देखिए मिश्रधन कितना आया था, 1,32,651, उसमें से क्या होगा, 1,25,000 घट जाएगा, 1,25,000 घट जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए 1 के 1 को, अब उसके बाद 5 के 5, 6 के 6, अब उसके बाद देखिए 12 में से 5 गया 7, अब उसके बाद बच गया क्या, 2 में से 2 गया 0, यानी 7651 रुपया आपको आंसर आ गया, 7651 रुपया आंसर आ गया। छठा सवाल देखिएगा, छठा सवाल क्या कहता है, बस 5वां के ही तरह है, लेकिन बस इसमें क्या है ये देखना, उसमें तिमाही था, इसमें छमाही है, इसमें तिमाही। हाँ तो देखिएगा इसमें क्या है कि मूलधन क्या लिखेंगे, मूलधन लिखेंगे आप 16,000, मूलधन क्या लिखेंगे, मूलधन 16,000 रुपया, और उसके बाद लिखेंगे दर कितना है, 10%।
दर है 10%। समय कितना है? समय है 1 बरस। देखिए समय 1 बरस है। अब ये बताइए, जब आपको तिमाही होता है तो 4 से छमाही होगा तो 1 साल में कितने छमाही होते हैं? 1 साल में कितने छमाही होते हैं? क्या है कि दर छमाही जब होता है संयोजन, तो इसको क्या करेंगे कि दर को आधा करेंगे, क्योंकि 1 साल में कितने छमाही होते हैं? 2 छमाही होते हैं। तो ये वार्षिक दर है। तो जब यहां लिखेंगे कि जब ब्याज संयोजन छमाही हो, जब ब्याज संयोजन छमाही हो तो क्या करना है? दर को आधा करिएगा, क्योंकि 1 साल में 10% है तो 6 महीने में तो आधा होगा, यानी 5% हो जाएगा। यानी दर क्या हो जाएगा आपको? ये 5%। अब उसके बाद देखिए समय। अब आप जान रहे हैं कि समय 1 बरस भले है, लेकिन अब 1 साल में कितने छमाही होते हैं? 2। तो इससे उसको क्या कर देंगे? 2 से गुना कर देंगे। अब क्या है यहाँ पास? अब इसको क्या बैठाएंगे? यहाँ 2 छमाही होता तो सूत्र यही बैठाएंगे, मिश्र धन A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर n। ठीक है। अब क्या लिखेंगे? P कितना है? 16,000 इंटू 1 प्लस R कितना है? 5% बटा 100 के पावर समय कितना हो गया? 2। अब यहां पास बनाएंगे, देखेंगे। अब उसके बाद क्या है? 16,000 है, तो यहां देखिए 16,000 इंटू, देखिए 5 को काटिए, 5 एकम 5, 5 20 100, तो क्या बच गया? 1 प्लस 1 माने 1 बटा 20 यानी 1 बटा 20, तो पावर कितना हो गया? 2। ये 2 वाला। अब उसके बाद कितना है कि जो 16,000 है, 16,000 तो 16,000 लिखे 20 एकम 20 हो 21, 21 बटा का हो गया 20 हो गया, 21 बटा 20 हो गया। अब देखेंगे, देखिए 2 0 से 2 0 तो कट जाएगा यहाँ पास। अब क्या बचेगा? 16 यानी 160 गुने 21 में 21 से गुना करिएगा तो 441, और 2 दूनी 4, 4 से काटिएगा 4 चौके 16 यानी 40 गुना 441। अब गुना कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17 यानी 17,640 रुपये तो मिश्रधन आया। लेकिन आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। फिर से देखिएगा, मूलधन 16,000 रुपये था, दर 10% था, समय दर जो था वार्षिक था, समय 1 वर्ष था। जब ब्याज संयोजन छमाही होता है तो दर का है, देखिए 1 साल में 10% कोई पैसा लेता है तो छमाही में यानी 6 माह में उसका आधा लेगा, यानी 5% हो जाएगा। समय जब 1 बरस है तो 1 बरस में कितने छमाही होते हैं? 2 छमाही, यानी 2 छमाही हो गए। यहाँ सूत्र होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर n, बैठा दिए। उसके बाद यहाँ देखिएगा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज को अंग्रेजी में CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, यानी A माइनस P हो गया। यानी A कितना आया है? मिश्रधन 17,640 माइनस मूलधन है 16,000। अब घटा के देखिएगा तो 640, तो पहले 640 हो गया, और 17,000 में से 16,000 यानी घट जाएगा तो 1,000, यानी कितना हो गया? 1640। 1640 जहां भी रहेगा उस विकल्प का कहेंगे आंसर। ठीक है, 1640। अब देखिए 7वां सवाल क्या कहता है? 7वां सवाल कहता है, देख लीजिए, 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 रुपया मिलती है, तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य के मतलब क्या है कि जैसे मान लिया जाए ये कोई सामान है, आपको इस तरह का कोई सामान है, इस सामान पर कभी कभी देखे होंगे कि इस तरह से 100 रुपया लिखा रहेगा, लेकिन कभी कभी दुकानदार जो बोल देता है कि जाइए हम 20% छूट देंगे, 20% डिस्काउंट कर देंगे। तो ये बताइए 100 रुपया जो लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। इसको क्या बोलेंगे? अंकित मूल्य। जो प्राइस ऐसे लिखा रहेगा उस पर वही अंकित मूल्य रहता है। तो 100 देखिए 20% अगर छूट देता है तो आपको ये सामान कितना रुपया मिलेगा? 80 रुपया मिलेगा। तो इस तरह से देखेंगे हम, यहाँ क्या सामान कह रहा है कि 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 रुपया मिलती है। यानी यहाँ पहले देखिए छूट कितना हो गया? छूट 18% दिया है। छूट कितना दिया है? 18%।
यानी 100 रुपया के प्रतिशत का माने क्या होता है 100 में 100 रुपया में 18 रुपया छूट दिया है, मतलब 100 रुपया में 18 रुपया छूट दिया है। यानी कहने का मतलब क्या होगा, 100 रुपया में 18 रुपया छूट देगा तो वॉशिंग मशीन कितना मिलता, यानी मान लीजिए विक्रय मूल्य कितना हो जाता। देखिए अगर 18% छूट दे दिया जाए तो मान लीजिए अगर अंकित मूल्य कितना 100 रुपया है, तो अगर 100 में से 18 अगर छूट दे दे तो आपको कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2, अब 9 में से 1 गया 8, यानी 82 रुपया मिलता अगर मान लीजिए इस तरह से। लेकिन यहाँ पास क्या कह रहा है कि नहीं 18% छूट देने के बाद आपको मिलता है कितना, इतना रुपया में, तो है उस पर लिखा कितना, तो लिखेंगे यहाँ कि चूंकि अगर 82 रुपया में मिलता, ठीक है, अगर 82 रुपया में चूंकि 82 रुपया विक्रय मूल्य है, तो अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य वॉशिंग मशीन है उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपया। तब ना देखिए 100 में से ना 18 घटाया था तो 82 बचा था। अगर 82 रुपया विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य 100 रुपया है, अंकित मूल्य कितना है 100 रुपया। इसलिए अगर 1 रुपया विक्रय मूल्य है, अगर 1 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्या कहेंगे 100/82। लेकिन कह रहा है कि नहीं, यहाँ जो वॉशिंग मशीन का मान मूल्य जो दिया हुआ मिलता कितना में है 13,489, 13,489। तो अब देखिए कितना हो गया 13,489 है, 13,489 है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, आपको यहाँ लिखेंगे 100 गुणा 13,489/82। अब इसको काटेंगे, अब देखिएगा इसको कैसे काटेंगे। अब ये क्या हो गया टोटल 13,489 पर डबल जीरो बैठा दीजिए और 82 से भाग दे दीजिए, ठीक है, 82 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 82 से भाग, हाँ देखिए गुना करेंगे इतना भाग देंगे तो 16,450 रुपया आएंगे। 16,000 कितना आएगा 16,450 रुपया। तो यही 16,450 कहाँ है 16,450 यानी डी वाला, यही आपका आंसर डी वाला हो गया, ठीक है। 8वां सवाल देखेंगे, ये क्या है समानुपात अनुपात का सवाल है। 8वां क्या कहता पहले देखिए, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है तथा b अनुपात c बराबर 4:5 है तो c अनुपात a ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए इस तरह लिख दीजिए a b c, इस तरह लिख दीजिएगा क्योंकि 3 a है b है यहाँ c भी है। अब जो अनुपात जो दिया है उसके सामने सामने लिखिए, जैसे यहाँ a अनुपात b दिया है, यहाँ 2:3 है तो यहाँ 2, अब b के सामने लिखेंगे 3। फिर उसके बाद यहाँ दिया है b अनुपात c, तब b कितना दिया है आपको, b 4 होगा और c कितना होगा 5 होगा। यहाँ a b 2 3 तो यहाँ b c 4 5, तो b के सामने लिखेंगे 4 और c के सामने लिखेंगे 5। अब इस तरह से आपको मिलाना है कि देखिए बायां और दायां कहीं खाली ना होना चाहिए, सबके बराबर हो। जैसे यहाँ डबल है तो इसके पास भी डबल होना चाहिए, इसके पास भी डबल होना चाहिए। तो a वाला जो है 3 जो है यहाँ सामने आ जाएगा और a 4 जो है यहाँ सामने आ जाएगा, इस तरह से। अब आप देखेंगे कि 4 दूनी का हो गया, गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिहाई 12 3 5 15, ठीक है। यानी c का जो मान हुआ है, c का मान 15 और a का मान कितना हो गया 8 और b का मान कितना हो गया 12। तो आपको कह रहा है क्या c अनुपात a ज्ञात करें। c अनुपात a बराबर, तो c का मान कितना है 15 अनुपात a का मान कितना है 8। इस तरह से देखिए 15:8। हम इतना जरूर कहेंगे, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है,
आप लोग अपना कर्म करते जाइए, अवश्य ही सफलता मिलेगी। और ये नहीं सोचेंगे कि ये चौक से पढ़ा रहे हैं। देखिए पढ़ाई चाहे चौक से पढ़िए, चाहे आप मार्कर से पढ़िए, या आप टच बोर्ड पर पढ़िए। अगर ए लिखा है तो उसको टच वाला बोर्ड में भी यही दिखाई देगा, बी लिखा है यहाँ तो वहाँ भी बी भी बताया जाएगा। टच बोर्ड से जो टीचर पढ़ाते तो क्या दूसरा थोड़ी समझाएंगे, जो यहाँ बताया जा रहा है वही बताया जाएगा। नवा सवाल देखिएगा। नवा सवाल क्या कहता है? नवा सवाल कहता है कि आपको a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है, तो a + b + c/c का मान क्या होगा? अब इस तरह से आप अगर खुद ही देखेंगे तो आपको लगता होगा कि अब क्या करें, कुछ नहीं करना है। देखिए a/3 अगर है, b/4 है, यहां c/7 है, तो अब आप यही समझे a/3 है मतलब a = 3, b = 4 और c = 7। ठीक है, तो बैठा दीजिए। तो a + b + c/c मतलब a का मान 3 + 4 + 7/c का मान 7। अब देखेंगे इसको जोड़ेंगे तो 7 × 4 = 11, 3 = 14/7, 7 × 9 = 14, यानी 2 आंसर। सी वाला आंसर हो गया 2। देखिए इतना जरूरी याद रखिएगा, कहा गया है दूसरों पर उंगली उठाने से पहले आप ईमानदारी से अपने अंदर झांकना चाहिए। इसलिए हम इतने कहेंगे कि दूसरे की उंगली ना करें, स्वयं पढ़ें, स्वयं विकास करें। देखिए 10वां सवाल क्या कह रहा है? ए, बी और सी एक कार्य को 6 दिन में करते हैं, मैंने तीनों मिल करके। कहा गया है कि ए और बी जो है, ए, बी + सी तीनों मिल करके किसी कार्य को कितना दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। कितना दिन में करते हैं? ये 6 दिन में करते हैं। ठीक है, और वही कह रहा है यदि ए और बी इस कार्य को 10 दिन में करता है, यानी ए और बी अगर रहे तो उस कार्य को कितना दिन में करेगा? 10 दिन में। कितना दिन में करेगा? 10 दिन में करता है। अब देखिए, अब इतने देखिए कि अगर ए, बी + सी अगर आपको तीनों मिल करके कार्य करते हैं तो 6 दिन में करते हैं, ए और बी 10 दिन में करते हैं, तो ये तीनों की क्षमता देखिए, पहले 10 और 6 का लघुत्तम निकालिएगा, कितना आएगा? 30। 10 और 6 का पहले लघुत्तम निकाल दीजिए। 10 और 6, यहाँ 10 और 6 का लघुत्तम निकाल के देखिएगा तो आपको 30 आएगा। अब 6 का पहाड़ा पड़िएगा तो कितना? 6 × 5 = 30। इसकी कार्य करने की क्षमता 5 है, 5 यूनिट कार्य करता है, मैंने एक दिन में 5 कार्य करता है। और ए जो है a + b, ये 10 दिया ही 30, यानी 3 इसको है। तो अब इतना देखिए कि अब अकेला सी जो बचा, ये सी जो है यहाँ a + b + c मिल करके 6 दिन में कर रहा था, तो और यहाँ a + b मिल करके 10 दिन में कर रहा था। तो अब देखिए यहाँ तीनों की क्षमता 5 है और 2 की क्षमता यहाँ 3 है, तो आप खुद समझ गए होंगे कि C की जो कार्य करने की क्षमता जो होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। तब ना 2, 3, 5, यानी a + b + c तीनों मिल जाएगा तो 5 हो जाता। अब देखिए कार्य कितना है? 30 है। कार्य कितना है? टोटल 30 है। तो बताइए, कहता है कि C अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, मतलब C कार्य कितना है? कार्य टोटल 30 है, तो कह सकते हैं आप, तो C अकेला कार्य को कितना दिन में करेगा? कुल कार्य बटा क्षमता, मतलब कार्य कितना है? कार्य है 30 और करने की क्षमता कितना है? 2 है। 2 की क्षमता से 15 दूनी का हो गया 30, यानी 15 दिन, यानी का हो गया आपको 15 दिन। तो 15 जहां भी आंसर है उसे आंसर मार। अब देखेंगे 11वां सवाल क्या कहता है। 11वां सवाल कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी चाल कितना हो गया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चल रही एक 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी 1500 मीटर में है, तो इसको चाल को तुरंत मीटर में बनाइए। तो चाल को मीटर में बनाएंगे तो 50 है, तो देखिए अगर बड़ा से यदि अगर बड़ा है, बड़ा से अगर छोटा बनाना है
तो ऊपर छोटा, ठीक है, ऊपर छोटा, बड़ा से अगर छोटा बना, ऊपर छोटा और नीचे क्या लिखेंगे, ऊपर छोटा और नीचे बड़ा, यानी 50-25 यानी 250 बटा का हो जाएगा 18 मीटर प्रति सेकंड हो गया, इतना प्रति सेकंड हो गया। अब देखिएगा यहाँ दूरी देखिए, तो 4 हो गया इतना दूरी देखिए 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो 1500 है ही, और पुल की लंबाई कितना है 500 मीटर, तो इसको जोड़ दीजिए तो ये दूरी हो जाएगा दोनों मिलके, यानी क्या हो जाएगा 2000 जो मीटर है ये आपको दूरी हो गया। अब आपको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी आपको कितना है 2000 बटा चाल कितना दिया है 250, तो 250 बटा 18। अब यहाँ क्या करेंगे 2000 है, ठीक है, बटा कितना 250। अब 18 ऊपर चल जाएगा, 18 ऊपर चला गया। अब 50 से काटिए तो क्या होगा 25 8 200, यानी 8 बार में कट जाएंगे, तो क्या होगा 18 8 44 से, यानी 8 गुने 18 यानी क्या होगा 18 8 44 से 144 सेकंड, 144 सेकंड लगेगा, 144 सेकंड। ये जो मिनट में आंसर दिया है, मिनट नहीं होगा यहाँ 44 सेकंड होगा, सब में सेकंड का लीजिए, ये सेकंड दिया है, सेकंड होना चाहिए, क्योंकि ये जो बुक में दिया है वो गलत दे दिया, तो इसलिए क्या कहेंगे 144, तो 144 सेकंड जो रहेगा वही आंसर होगा, ठीक है। हाँ 12 नंबर सवाल देखिएगा। 12 नंबर सवाल क्या कहता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब चाल मान लें, चाल कितना दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद चाल से चलती हुई 1500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी देखिए दूरी जब भी निकालना हो तो पहले रेलगाड़ी की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जितनी दूरी तय करना हो, लंबी रेलगाड़ी इतना 2500 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, तो यहाँ दूरी बराबर का हो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस का हो जाएगा प्लेटफार्म की लंबाई, प्लेटफार्म जो है प्लेटफार्म की लंबाई, ठीक है। यानी दूरी जो है कितना 1500 प्लस 2500 यानी कितना हो गया 4000 मीटर, 4000 मीटर। तो 4000 मीटर का मतलब क्या होता है, 4000 मीटर का मतलब होता है कि 4000 जैसे मीटर है तो उसको 1000 से भाग दे दीजिएगा तो 1 किलोमीटर में बदल जाएगा, तो 4 बार में, यानी ये क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो गया 4 किलोमीटर, क्योंकि 1000 मीटर बराबर क्या होता है 1000 जो मीटर है 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे कि दूरी 4 किलोमीटर आ गया, दूरी 4 किलोमीटर आ गया। और उसके बाद समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 4 किलोमीटर और चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 हो गया, नीचे बटा में लिख दिए, तो 4 एकम 4, 4 दही के 40, यानी 1 बटा का हो गया 10, तो 1 बटा तो आपको 10 एक घंटा आया, ठीक है, 1 बटा 10 घंटा आया। लेकिन आपको आंसर यहाँ काम में दिया है, मिनट में दिया है, तो समय जो है, समय 1 बटा 10 जो है, इसको आप जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो गया 6 एकम 6 कट गया, 6 एकम 6, 6 मिनट, 6 मिनट जहां भी है वो आंसर हो गया, 6 मिनट जहां भी है वो आंसर हो गया। 13 नंबर सवाल देखेंगे क्या कर रहा है, 1 बटा 2, 3 बटा 4, 5 बटा 6, 10 बटा 11 में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। देखिए इस तरह का रहे 1 बटा 2, ठीक है, उसके बाद 3 बटा 4, उसके बाद क्या है 5 बटा 6 है, उसके बाद क्या है 10 बटा 11 है। अब इस तरह से लिख लीजिए। अब देखिए नीचे वाला जो 2 4 6 11 है,
2 4 6 11, इनका लघुत्तम निकाल दीजिए। जैसे 2 4 6 11 है, इनका लघुत्तम निकालिएगा तो आपको क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 11, फिर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 गुने 11 आ जाएगा। यानी 12 गुने 11 आप लघुत्तम मान लीजिए इसका। सब में 12 गुने 11 लिख लीजिए। 12 गुने 11 हो गया, 12 गुने 11, 12 गुने 11। अब ये 12 गुने 11 जो आया है, तो ये 12 गुने 11 जो लघुत्तम आया है, ये 12 गुने 11 जो लघुत्तम आया है, ये 12 गुने 11, तो 1/2 में सब में 12 गुने 11 से गुना कर दीजिए। सब में 12 गुने 11 से गुना कर दीजिए। 3/4 है, इसमें भी 12 गुने 11 से गुना करिए। 5/6 दिया है, तो इसमें भी 12 गुने 11 से गुना करिए। 12 गुने 11 से गुना करिए। फिर क्या है 10/11 है, इसमें भी 12 गुने 11 से गुना करिए। यानी जो लासा आएगा नीचे वाला का, नीचे वाला निहार का जो लासा आएगा सबको ऊपर में गुना करेंगे। देखिए दूध से काट दे, 2 6 12, यानी 11 6 11 6 66 एकम 66। अब देखिएगा इसको काटिए, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 11 9 99। अब उसके बाद देखिएगा इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 11 दही 110। अब उसके बाद इसको काटिए, 11 11, 12 दही के 120। अब इसमें कोई पूछेगा सबसे छोटी भिन्न कौन है, तो सबसे छोटा जो आया है वो उसी का अंक जो होगा सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न क्या है, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न क्या है, सबसे छोटी भिन्न 1/2 है। सबसे छोटी भिन्न 1/2 है, तो 1/2 आंसर मार। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या का 1/3 भाग, मान लीजिए संख्या x है, x का 1/3 भाग कितना है, 800 है। ठीक है, तो अब इसको निकालिए। पहले x का माने गुना 1/3 बराबर 800। 1 एकम x में 1 से गुना होगा तो x, 8 तरीके 2400, यानी संख्या तो 2400 है। लेकिन कहता है तो उसका 2/5 भाग कितना होगा। प्रश्न से देखिए, हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको, ट्रिकली कोई भी मैथ नहीं बता रहे हैं। स्पीडली चलेंगे और पूरा स्पीड से चलेंगे, और उसके बाद मतलब आपको ट्रिकली नहीं, बेसिक रूप से। प्रश्न से क्या कह रहा है कि तो उसका 2/5 भाग यानी 2400 का 2/5 भाग, ठीक है, यानी 2400 गुना 2/5। तो क्या करें, 5 से काट दीजिए, 5 के 20, 5 8 40, यानी कितना हो गया आपको 480 गुना 2, यानी क्या हो गया 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 1 9, 960। यानी जहां 960 है वो आपका आंसर हो गया। 15वां सवाल देखिए। 15 सवाल क्या कह रहा है कि आपको 2 गुने 2 गुने 3 और 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 का लासा ज्ञात करें। देखिए याद रखिएगा, ये दोनों सवाल इसलिए एक बार बता रहे हैं कि इस तरह रहे तो लासा और मासा कैसे निकालते हैं। देखिए लासा निकालने के लिए पहला नंबर सबसे पहले मिलाइए, 1 2 2 और 1 3 मिल रहा है, 2 2 और 1 3, जो मिल गया उसको लिख दीजिए, 2 2 और 1 3 मिल गया। अब यहां पास तो कुछ नहीं बचा इधर। जैसे अगर मान लिया जाए आपको लगता है जैसे 2 गुने 2 गुने 3 दिया हुआ था ना, ठीक है, और इस तरह दिया हुआ था 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, फिर उसके बाद क्या दिया 3 गुने 5। अब आपको बता रहे थे कि लासा के लिए देखिए, इसलिए ऐसा फ्रेश लिख दिए कि आप लोग खुद समझ जाएं आराम से। ये सबसे पहले मिलाइए क्या मिलता है, तो 2 थे 2 और 1 3, 2 2 मिल गया 1 3, तो यहां लिखेंगे 2 2 2 गुने 2 और 3 हो गया। अभी बायां साइड कुछ नहीं बचा, दायां साइड में क्या बच गया 2 थे 2 और 1 5, यानी 2 2 और 1 5, ये सब गुना में लिख देंगे, यही लासा है। और मासा में क्या होता है, देखिए हल यहां देखेंगे मासा, जैसे सवाल उतार दीजिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 इस तरह, और क्या है और आपको दिया है 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11 इतने दिया है ना। तो अब क्या करेंगे, अगर मासा निकालना है तो क्या करेंगे,
मासा बस उसी तरह पहले नंबर मिले सो मिलाइए। जैसे देखिए 3 और 5, 3 5 और 7, 3 5 और 7, 3 गुणे 5 और 7, इस तरह लिख दिए। अब इसको गुना कर दीजिए, 7 5 35 दिया 105, 105। तो जहां 105 है उसको मिला के आंसर मासा का मतलब यही होता है। लेकिन लासा में क्या होता है कि जो मिलता है वो, और जो बाकी बच जाएगा उसको भी लिख देंगे। तो इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। तो जो जहां 240 है उसी को क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।